आइए दोस्तों, इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के सेक्शन को, जो एसएससी सीजीएल के मेंस में 2023 में पूछा गया। तो इसकी कहानी अगर हम देखें यहां पर, तो उसने यहां पे लिखी है आपके लिए, और इस पर्टिकुलर एरिया में पढ़ना शुरू करते हैं। ये द ऑनगोइंग फाइट फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी ए सिग्निफिकेंट ग्लोबल डैश। तो उसने बोला ऑनगोइंग फाइट का मतलब है कि ये जो फाइट है ये अभी भी जारी है। द ऑनगोइंग फाइट फॉर सोशल जस्टिस, और जो युद्ध है वो जारी है, लड़ाई है जो जारी है, वो किस चीज को लेकर जारी है? सामाजिक न्याय को लेकर, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, समानता। कंटिन्यूज टू बी ए सिग्निफिकेंट ग्लोबल, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सिग्निफिकेंट का सेंस है, ठीक। और ग्लोबल, और उसके बाद कुछ आंसर हमें भरना है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। इतना बात हमें समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट्स एडवोकेटिंग फॉर रेशियल, जेंडर एंड एलजीबीटी इक्वालिटी। और यहाँ पे जो मूवमेंट्स हैं, यहाँ पे मूवमेंट्स का मतलब है जैसे नेशनल मूवमेंट था ना, हमने आंदोलन चलाए थे, तो एक तरीके का आंदोलन है, आंदोलन चल रहा है और सपोर्ट किया जा रहा है किस चीज को लेके? रेशियल, जेंडर और एलजीबीटी प्लस इक्वालिटी, इनकी समानता। इन लोगों को भी क्या मिलनी चाहिए? समाज में समानता मिलनी चाहिए, इनका भी एक बराबर का स्टेटस होना चाहिए बाकी लोगों के साथ। एज वेल एज एड्रेसिंग सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। और इसके माध्यम से वो, इस मूवमेंट के माध्यम से वो एक और चीज समाज के सामने रखना चाहते हैं, और वो है क्या करना? जो इन लोगों के बीच में होता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है, और इनजस्टिस, इनजस्टिस हो गया अन्याय। तो इन लोगों के साथ क्या होता है? अन्याय हो रहा होता है, इस बात को लेके इसका एक आंदोलन चल रहा है चीजों को लेकर। हैव डैश मोमेंटम इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में इस चीज ने, यानी इस मूवमेंट को क्या हुआ है? मोमेंटम मिला है। मोमेंटम का मतलब होता है इसको गति मिल रही है, ये आगे बढ़ रहा है चीज। पीपल आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर्स। और लोगों को अब समझ में आ रहा है कि इसका महत्व क्या है। महत्व किस चीज का? डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स। ये जो हमने सिस्टम क्रिएट कर दिए हैं लोगों में डिफरेंशिएट, भेदभाव करने के, इसे क्या करना है? डिसमेंटल करना है। डिसमेंटल का मतलब है हमें से तोड़कर खत्म करना है। दैट डैश इनइक्वालिटी एंड फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। जिससे क्या होता है? समाज में असमानता दिखती है, इनइक्वालिटी होती है, लोग बराबर नहीं दिख रहे होते हैं। कॉल्स फॉर जस्टिस, representation and equal opportunities have sparked conversations and initiatives aimed at creating a more equitable world. Calls for justice, representation and equal opportunity, तो कह रहा है इसकी लेके मांग उठ रही है। मांग किसी को लेके हो रही है? न्याय को लेकर, उनके प्रति, उनको जो रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उनके जो प्रतिनिधि के रूप में सामने आएंगे। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और उनको समान अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, समान मौके मिलने चाहिए। हैव स्पार्क्ड कॉन्वर्सेशंस, जिसके जैसे अब जब इसको लेके मांग उठ रही है तो इसके जैसे लोगों के बीच में बातचीत भी हो रही है इस चीज को लेकर। एंड इनिशिएटिव्स एम्ड एट क्रिएटिंग अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, और कोशिश की जा रही है कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जहां पर सबको समान अधिकार मिले। इट इज क्रूशियल टू डैश इन मीनिंगफुल डायलॉग challenge biases and actively promote diversity and to build a society where everyone has equal rights and opportunities। तो कह रहा है देखो, इट इज क्रूशल, क्रूशल क्या है? मतलब बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया चीज हमारे लिए। टू डैश इन मीनिंगफुल डायलॉग, कि हम मीनिंगफुल डायलॉग करें। डायलॉग का मतलब यहाँ पे वार्ता से है, बातचीत करने से है। चैलेंज बायसेस, और जहां पर हम चुनौती दें किस चीज को लेके? जो बायसेस होते हैं, मतलब पक्षपात हो रहे होते हैं चीजों को लेकर। एंड एक्टिवली प्रमोट डाइवर्सिटी, और हमें प्रमोट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। किसको बढ़ावा देना चाहिए? डाइवर्सिटी को, विभिन्नता को हमें प्रमोट करना चाहिए। एंड टू बिल्ड ए सोसाइटी, और हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए वेयर एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, जहां पर हर किसी के पास समान अधिकार हो, समान मौके हों। ये कहानी थी। तो देखिए, अब ये कहानी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अब हम इसके ऑप्शंस पे चलेंगे और इन ऑप्शंस की मदद से अपने आंसर्स को बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मेरा मशवरा ये है, जब भी आप क्लोज टेस्ट कर रहे हो तो पहले हमेशा आराम से कहानी पढ़ लीजिए, कहानी को समझिए, और कई बार कहानी समझते समझते ही हमारे आंसर्स तैयार हो जाते हैं।
तो इसलिए धीरे धीरे अपने कहानी को पढ़िएगा, अनुवाद कीजिएगा और फिर अपने आंसर्स पे चलेंगे। चलिए आइए पहला ऑप्शन देखते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन जो क्वेश्चन है 31 वाला, उसमें ऑप्शन है हमारे पास गेन, प्रोवाइड, स्कैटर और इन्वोक। देखिए प्रोवाइड करने का मतलब तो होता है किसी को कोई चीज प्रोवाइड मतलब मुहैया कराना, कोई चीज अवेलेबल करवाना, वो प्रोवाइड का सेंस हो गया। इन्वोक करने का मतलब होता है किसी चीज को या तो आप बुला रहे हो या आप जैसे आप पूजा कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो भगवान से, और भगवान से प्रार्थना करते बोल रहे हो कि भगवान मैं चाहता हूं आप मेरे सामने प्रकट हो और मेरी इन चीजों को करने में मेरी मदद करें। तो आप भगवान को क्या कर रहे हो, बुला रहे हो, ये कहने का मतलब हो गया। इसी प्रकार उसने बोला अगर मैं वर्ड देखता हूं कौन सा, स्कैटर, तो स्कैटर करने का मतलब सिंपल भाषा में होता है बांटना, बांट देना होता है। और गेन करने का मतलब होता है प्राप्त करना। तो हमने 31st क्वेश्चन पहले ले लिया है। तो 31 क्वेश्चन पहले कर लेते, चलिए आइए। तो 31 में उसने बोला गेंड का मतलब प्राप्त करना है, प्रोवाइड करने का मतलब होता है किसी को कोई चीज अवेलेबल करवाना, स्कैटर करने का मतलब होता है छिड़कना या चीजों को तितर बितर करके फैला देना, वो स्कैटर करने का सेंस। जैसे जैसे हम दाने की बात करते हैं, खेतों में जब हम दाने फेंक रहे होते हैं या कबूतरों को जब हम दाना दे रहे होते हैं तो हम दाने फेंक कर देते हैं, तो स्कैटर कर देते हैं, बिखराने का सेंस हो जाता है, बिखेरने का सेंस हो जाता है वो। और इन्वोक करने का मतलब होता है जैसा मैंने आपको बोला, किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं या किसी को हम ताकत दे रहे हैं उसको असलियत में अपने सामने लाने के लिए। ठीक, तो उसने बोला ये हमारे मीनिंग हो गए। इसी प्रकार इस मीनिंग को भी देख लेते हैं। ये 30th ऑप्शन के हमारे पास वर्ड है ड्रिफ्ट, फोकस, डाइवर्जेंस और डिस्पर्जन। ड्रिफ्ट की बात करते हैं तो ड्रिफ्ट करने का मतलब होता है जैसे धीरे धीरे किसी चीज को मूव कराना है। जैसे मान लीजिए एक नाव है, पानी में रखी हुई है, हवा चल रही है और हवा चलते हुए वो धीरे धीरे, हवा चलते चलते वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ड्रिफ्ट कर रही है, धीरे धीरे मूव कर रही है। तो धीरे 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 मूव करने के सेंस को वो बोल सकता है ड्रिफ्ट करना। फोकस करने का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करना। डाइवर्जेंस वर्ड देखते हैं ये, तो डाइवर्जेंस का जो मतलब है वो है कि आपके पास चीजें अब जुड़ नहीं रही हैं बल्कि अब वो अलग 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 हिस्सों में बट रही है। देखिए जैसे मैथ्स में आप पढ़ते हैं कन्वर्ज होता है ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं लाइट एक पॉइंट पर आकर या एक एंगल एक पॉइंट पर आकर क्या हुआ, कन्वर्ज हो गए, दोनों आपस में मिल गए। तो डाइवर्ज में क्या होगा, वो अलग हो जाएगा, अलग अलग हो रहे हैं वो चीज, वो डाइवर्ज का सेंस है। और डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का जो सेंस है वो फिर क्या होगा आपके लिए, डिस्पर्जन का मतलब बन जाता है एक तरीके से जो हमने पहले वर्ड देखा ना पीछे इस वाले क्वेश्चन, मैंने इसीलिए इसको पहले लिया है यहाँ पर, क्योंकि डिस्पर्जन का मतलब क्या बन गया, स्कैटर। वो स्कैटर है मतलब फिर से तितर बितर या बांटने का सेंस बन गया डिस्पर्जन में। जैसे हम स्कूल में होते हैं, जब स्कूल में होते हैं तो असेंबली खत्म होने पर हमारे पीटीआई में बोलते थे कि भैया नाउ यू आर डिस्पर्स्ड। तो डिस्पर्स में क्या होता है कि अब सब लोग अपने अपने लाइन से हटेंगे, धीरे 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 अपनी अपनी कक्षाओं में जाकर बैठ जाएंगे। तो डिस्पर्स में जो सेंस है वो किसका है, फिर से स्कैटर करने का, तितर बितर हो जाने का। तो आइए अब हमारे पास दो आंसर, दो हमारे पास ऑप्शन बन गए। अब इनको क्वेश्चन में रख के देखते हैं। The ongoing fight for social justice and equality continues to be a significant global dash. Drift, focus, divergence और dispersion. अब देखो सेंटेंस में उसने कितने क्लियरली बात ऑप्शन दिया कि ongoing fight है, यानी ये चीज अभी भी जारी है। दूसरा उसने आपको बोला मूवमेंट्स एडवोकेटिंग, सपोर्ट कर रहा है ना, एडवोकेट करने का, एडवोकेट कौन होता है, जो आपके लिए खड़ा है और आपकी बात को जज के सामने रख रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है वो आपको। एडवोकेटिंग फॉर रेशियल, जेंडर एंड एलजीबीटी इक्वालिटी एज वेल एज, कह रहा है इस बात पे तो बात हो ही रही है, इस पे भी हो रही है। यानी वो कहना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं हम सबका जो ध्यान है वो एक ही चीज पर है, और वो एक चीज क्या है, ऑनगोइंग फाइट किस चीज को लेकर, जेंडर इक्वालिटी को लेकर। तो अब ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं अपने लिए। हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे जहां पे हम देखें तो डिस्पर्जन का मतलब क्या था, चीजों को तितर बितर कर देना, बांट देना, स्कैटर कर देना। तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, हम डिस्पर्स नहीं कर रहे, तो ये हटा दीजिए। डाइवर्जेंस का मतलब भी क्या था, चीजों को बांटना है, तो इसका मतलब ये भी काम नहीं करेगा ऑप्शन। ड्रिफ्ट का मतलब था हम किसी चीज से
दूर जा रहे हैं, बल्कि हम यहां तो दूर नहीं जा रहे, हम तो बल्कि सब मिलकर कह रहे हैं कि भैया हमें फोकस करना है किस पर, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर, वो क्या है, जेंडर इक्वलिटी को लेकर। ये एक मुद्दा है। तो यानी हर किसी का जो ध्यान है वो इसी तरफ जा रहा है, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए था, फोकस। आंसर बड़ा सिंपल बन जाता है अगर आप अनुवाद सही कर ले। तो ऑनगोइंग फाइट फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी ए सिग्निफिकेंट ग्लोबल फोकस। मूवमेंट्स advocating for racial, gender and LGBTQ plus equality as well as addressing systematic discrimination and injustice have dash momentum। अब उसने बोला इसको क्या है, इस अब धीरे धीरे इसके बारे में जब चर्चा हो रही है, लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, स्कैटर नहीं, स्कैटर का मतलब बांटना है। देखिए आ गया ना फिर से वर्ड, इसलिए हमने इस ऑप्शन को पहले देख लिया था ताकि हमें दिमाग में, देखिए कई बार ऑप्शन ऐसे भी देता है एग्जाम में। फिर उसने दिया इन्वोक। इन्वोक करने का मतलब क्या था, किसी चीज को रेज करना या किसी चीज, कोई ताकत को आप जागृत करके बुला रहे हो, वो इन्वोक करना है, तो ये बेटा दीजिए। अब बचा प्रोवाइडेड और गेन्ड। प्रोवाइड करने का मतलब होता है किसी को कोई चीज अवेलेबल करवाना, हम अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं बल्कि ये चीज मोमेंटम गेन कर रही है। तो गेन मोमेंटम का मतलब होता है किसी चीज में धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोग धीरे धीरे उसके बारे में जान रहे हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए आंसर किधर जाना चाहिए, गेन्ड मोमेंटम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े कहानी को लेकर और ऑप्शन देखेंगे। पीपल आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर्स दैट डैश इनइक्वालिटी। कह रहा है लोग पहचान रहे हैं इस बात को लेकर कि भाई देखो, इस बात की इंपॉर्टेंस को लेकर लोग समझ रहे हैं कि हमें ऐसे स्ट्रक्चर को क्या करना है, तोड़ना है। दैट डैश इनइक्वालिटी, ऐसी चीजें जो इनइक्वालिटी को क्या करती हैं। अब पहला वर्ड उसने आपके लिए पकड़ लिया, मान लेते हैं एक वर्ड हम देख लेते हैं रिफ्रैक्ट, दूसरा वर्ड है सीज, तीसरा है परपेचुएट और अगला वर्ड है आपका टर्मिनेट। जब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्ट की, तो रिफ्रैक्ट करने का मतलब होता है चेंज करना, टू ऑल्टर, चेंज कर रहे हो। सीज करने का मतलब होता है किसी चीज को आपने रोक दिया, स्टॉप करने का सेंस है। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड करना, अंत कर दिया आपने। और परपेचुएट का मतलब है किसी चीज को बढ़ाना, ये परपेचुएट का सेंस है, वो बढ़ाने का सेंस है। तो अब हमारे पास ऑप्शन सारे आंसर मिल गए, जरा क्वेश्चन में रखते हैं। पीपल आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर्स, ऐसे इंपॉर्टेंस को फोकस करते हुए कह रहा है हमें स्ट्रक्चर को क्या करना है, तोड़ना है। दैट डैश इनइक्वालिटी, जो क्या करते हैं, इन इक्वलिटी को बढ़ाते हैं, तभी तो हम इसको तोड़ेंगे। इसलिए उसने बोला यहां पर आंसर कौन सा बनेगा मेरे लिए, परपेचुएट। इट परपेचुएट्स इनइक्वालिटी, ऐसे सिस्टम को हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा जो इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। इसलिए हम इन दो ऑप्शन को तो नहीं ले सकते। अब रिफ्रैक्ट और ये था, हम ऑल्टर चेंज नहीं करना चाहते, हम तो कह रहे हैं कि भाई जो चीज बढ़ रही है, जो गलती बढ़ रही है, हमें धीरे धीरे उसे खत्म करना है, ये कह रहा है आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉल्स फॉर जस्टिस, रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैव स्पार्क्ड कॉन्वर्सेशंस एंड इनिशिएटिव्स एम्ड एट क्रिएटिंग ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। इट इज क्रूशियल टू डैश इन मीनिंगफुल डायलॉग। और ये आवश्यक है कि हम ऐसे डायलॉग में क्या हो। तो अब देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है, एंगेज, कोइंसाइड, इवॉल्व और मैनिफेस्ट। एंगेज की बात करते चलिए आइए। तो उसने बोला एंगेज करने का मतलब एक तो होता है किसी चीज को लेकर आप बिजी हैं, जैसे फोन कई बार क्या होता है एंगेज होता है ना, तो यानी इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी चीज में इन्वॉल्व हो रखा है, किसी ना किसी चीज में वो शामिल हो रखा है। एंगेज का सेंस ऐसा भी देख सकते हैं आप, ठीक। एक एंगेज का सेंस ये हो गया। दूसरा, अगर हम एंगेज का मतलब देखें, सेंस को देखते हुए अगले वर्ड को देखें, तो अगला वर्ड क्या है हमारा एंगेज के बाद, चलो मान लेते हैं हम इस वर्ड को देखते हैं, मैनिफेस्ट को देख लेते हैं। चलो मैनिफेस्ट वर्ड है। मैनिफेस्ट करने का मतलब देखिए अंग्रेजी भाषा में होता है किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से रखना। प्रत्यक्ष रूप से रखना मतलब कहने का मतलब है कि किसी चीज को आपने सोचा और अब आप उसको वास्तविकता में धरती पर अपने समक्ष रख सकते हैं, अपने सामने देख सकते हैं, मैनिफेस्ट, ठीक। मैनिफेस्ट शब्द का इस्तेमाल संज्ञा की तरह भी होता है और वर्ब की तरह भी है। जब ये संज्ञा की तरह काम कर रहा है तो मैंने मैंने पहला जो मीनिंग दिया वो वर्ब की तरह दिया, जहां मैंने बोला किसी चीज को प्रकट करना या प्रत्यक्ष रूप से रखना आपके सामने।
लेकिन जब मैं इसको नाउन की तरह देखता हूं तो मैनिफेस्ट करने का मतलब नाउन में हमें देखने को मिलता है कि लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स, ये भी इसका मीनिंग है साहब। मैनिफेस्ट का क्या है? लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स। ये हो गया किसकी लिस्ट? पैसेंजर्स की लिस्ट जो होती है उसको बोलता है मैनिफेस्ट। नाउन फॉर्मेशन है फिर ये, ठीक है। इसी वर्ड से आपका क्या बनता है? मैनिफेस्टो। जो अंग्रेजी भाषा में आपने देखा, नेता लोग हमें जब पार्टी का इलेक्शन होने वाला होता है तो उससे पहले एक मैनिफेस्टो देते हैं जिसमें लिखते हैं चीज़ों को कि हम ऐसा करेंगे, हम ये भी बनाएंगे, हम ये भी आपको देंगे, ये भी रोड ठीक करेंगे, हम नदियाँ मतलब नदियाँ साफ करेंगे, इस तरह की बात करते हुए वो अपने मैनिफेस्टो में लिखते। तो हमको कहते हैं जब हमें पावर में लाओगे तो तुम ये देखोगे कि जो हमने बातें कही थी हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने रख देंगे, ये कहने का सेंस है। तो मैनिफेस्ट भी हो गया, तो एंगेज भी हो गया, 2 ऑप्शन तुम्हारे खत्म हो गए, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा कोइंसाइड। कोइंसाइड करने का मतलब है एक साथ चीजें हो रही है, हैपन टुगेदर, एक साथ घटित हो रही है चीजें, हैपन टुगेदर। कि उसने बोला यार 2 जगह जाना, मतलब आपके घर में एक शादी का कार्ड आया उसी तारीख का और वही दिन के लिए एक और शादी का कार्ड आ गया, तो हमने कहा यार ये दोनों एक्टिविटीज, ये दोनों जो शादी के जो इनविटेशन कार्ड है, ये तो दोनों शादियां एक ही दिन कोइंसाइड हो गई, ये एक ही दिन पे हो रही हैं। वो कह रहा है हैपनिंग टुगेदर, एक साथ का सेंस ऐसा हो गया। और इवॉल्व करने का मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि किसी चीज में विकास हो रहा है, धीरे धीरे वो एक्सपैंड हो रही है और धीरे धीरे वो विकसित हो रही है। इवॉल्व करने का सेंस ऐसा समझ लीजिए। तो अब हमारे पास ये 4 ऑप्शन आ गए, एंगेज, कोइंसाइड, इवॉल्व और मैनिफेस्ट। ऑप्शन को देखते हैं क्वेश्चन में। तो उसने बोला इट इज क्रूशियल टू डैश इन मीनिंगफुल डायलॉग। डायलॉग का मतलब है बातचीत करना, और बातचीत करने के भाव को जोड़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमने बोला हम एक दूसरे से क्या करेंगे? ऐसी चीजों को लेकर वार्ता करेंगे और एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे। अब हमें इस चीज में क्या होना पड़ेगा भैया? इस चीज में हमें होना पड़ेगा इवॉल्व। उन्होंने कहा ना, इवॉल्व में तो विकसित है, विकसित का नहीं देना चाह रहा है। मैनिफेस्ट करने का मतलब था प्रत्यक्ष रूप से रखना। डायलॉग करोगे तो कहने का मतलब है हमें इस चीज के ऊपर क्या करनी है? चर्चा करनी है। अब वो चर्चा करनी है तो फिर आंसर कौन सा होना चाहिए? एंगेज। वी हैव टू एंगेज इन आवरसेल्व्स इन सच डायलॉग। ऐसे बातों को लेकर हमें एक दूसरे के साथ क्या होना पड़ेगा? बिजी होना पड़ेगा और बातचीत करनी पड़ेगी, बैठ के एक दूसरे के सोच को, विचार को समझना पड़ेगा, तब वो सोच के बारे में आगे लोगों के बारे में साथ डिस्कस कर पाएगा। इसलिए कोइंसाइड ना होकर भी आंसर क्या बन गया हमारा? एंगेज। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा एक क्लोज टेस्ट। और अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। तो आइए कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। स्टील इज टफ एंड इट कैन इजिली बी शेप्ड, कट एंड मेड इनटू वायर। कह रहा स्टील मजबूत है, इसको हम बड़ी आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं शेप इसका, काट सकते हैं और इसको वायर में तब्दील कर सकते हैं। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स। कह रहा स्पेशल अलॉयज बन सकते हैं स्टील के किसके माध्यम से? जब हम इसमें छोटे अमाउंट्स ऑफ दूसरे मेटल्स को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया उसने, एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर। अलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस। ये जो अलॉयज हैं ये क्या करते हैं? ये स्टील को प्रदान करते हैं क्या? मजबूती, टफनेस एंड एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। रस्ट क्या होता है? वो जंग, तो जंग से बचाता है उस चीज को, वो जंग से। ठीक, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। और स्टील को नए जो इंडस्ट्री, नए युग की जो इंडस्ट्री है उसकी क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये कहने का मतलब उसका। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील। वो कह रहा है ज्यादातर चीजें जो हम बनाते हैं वो या तो आयरन की बनी हुई है या स्टील की बनी हुई है, और हैज बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। या फिर बनी भी किससे है? इन्हीं 2 चीजों से बनी हुई मशीनरी से बनी है। यानी कहने का मतलब है, उसने बोला देखो ज्यादातर चीजें या तो लोहे से बनी है या स्टील से बनी है, या फिर ऐसी मशीनरी से बनी है जो बनी किससे? आयरन और स्टील से, और वो बनाने में क्या करती है? आपको अलग अलग चीजें बनाने में मदद करती हैं। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। कह रहा भाई देख, शिप, ट्रेन, ट्रक जो है ये भी ज्यादातर किससे बनते हैं? अधिकांश रूप से किससे बनते हैं? लार्जली ऑफ स्टील का मतलब अधिकांश हम देखते हैं किससे बने हुए हैं? स्टील से।
इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील। कह रहा है यहां तक कि जो आप सेफ्टी पिन या सुई बनाते हो ये भी किससे बनी होती है? स्टील से। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी। ऑयल वेल जो बड़े बड़े रिग होते हैं जहां से वो समुद्र के तल से या जमीन के सतह के नीचे से तेल निकालते हैं, वो भी जो मशीन ड्रिल्स बनी होती हैं किससे बनी होती हैं? स्टील से बनी होती हैं। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, और स्टील पाइपलाइंस की मदद से आप ऑयल को क्या करते हो? एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते हो। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट, और जो आपके मिनरल्स हैं उन्हें आप खोदते हो, खदान से निकालते हो विद स्टील इक्विपमेंट। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क। तो फार्म खेती बाड़ी के लिए जो मशीनें हैं वो बनी स्टील से हैं, और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं उनका जो ढांचा है वो भी किससे बनता है? स्टील से बनता है। कहानी ये थी। तो कहानी बहुत सिंपल है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज स्टील ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री? उसने कहा स्टील जो है वो मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन क्यों कहा गया था? तो अगर हम ऑप्शन देखें तो उसने बोला स्टील इज टफ। स्टील बहुत टफ है, बहुत कठोर है, बहुत ठोस है इसलिए। स्टील कैन बी एडेड विद एनी मटेरियल। स्टील को हम किसी भी मटेरियल के साथ जोड़ सकते हैं। इट इज ईजी टू मेक स्टील अलॉयज। बहुत आसानी से हम इजीली स्टील अलॉयज बना सकते हैं। और चौथा है स्टील इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी टूल एंड मशीनरी। तो अब देखो उसने क्वेश्चन में बोला कि भाई वाई स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। और अगर हम इस कहानी को पढ़ें तो इस कहानी के अंदर हमें इंफॉर्मेशन बराबर दिख रही है। जहां वो बोल रहा है इस पूरे हिस्से के अंदर, इस पूरे पैराग्राफ को ही अगर हम पढ़ते हैं तो हमें बार बार ये देखने को मिलता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसे बैकबोन क्यों कहती है? क्योंकि उसने बोला ज्यादातर चीजें या तो लोहे से बनी है या फिर स्टील से बनी है या फिर उन्हीं मशीनरी से बनी है जो आयरन और स्टील की होती हैं। मेजॉरिटी चीजें हमारी जो ऑयल वेल्स की हैं या मिनरल्स निकालने वाली मशीनें हैं या खेती बाड़ी की मशीनें हैं या फ्रेमवर्क बन रहा है बिल्डिंग्स का, ये सब किससे बना है? सब स्टील से बना है। तो कह रहा है मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो स्टील से ही बना होता है। यानी अगर मैं ऑप्शन को पढ़ूं, अपने इन्फ्रेंस को समझूं, तो कह रहा है स्टील इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी टूल एंड मशीनरी। कि स्टील इज यूज्ड इन एवरी, ऑलमोस्ट एवरी टूल, हर टूल में, हर मशीनरी में कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलता है? स्टील मिलता है। इसीलिए उसे वो कह रहा है बैकबोन है हमारे इंडस्ट्री की। सिंपल कहानी। तो ये इन्फ्रेंस था उसका। कहानी को पढ़ने पर ये देखने को मिल जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? कि जो पैसेज है उसकी टोन किस प्रकार की है? आयरॉनिकल है, जजमेंटल है, क्रिटिकल है या इंफॉर्मेटिव है? तो अगर हम वर्ड देखें इंफॉर्मेटिव, तो इंफॉर्मेटिव में ऐसी चीज होगी जिसके बारे में हमें जानकारी दी जा रही होंगी। आयरॉनिकल को पकड़ते हैं। आयरॉनिकल का मतलब समझिए कुछ इस तरह से जैसे हम बोलते हैं विडंबना। ये विडंबना का सेंस है, वो आयरॉनिकल है। कि मान लीजिए आपने घर में कंप्यूटर रखा, कि आपने घर में कंप्यूटर रखे और आपने कहा भैया इससे मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन वो कंप्यूटर ही खराब हो गया। तो उसने बोला काम तो मैं इसको ठीक करने के लिए लाया था, लेकिन ये तो खुद ही खराब हो गया। आयरॉनिकल का सेंस है। तो विडंबना है अपने आप में इससे सेंस। जजमेंटल, और दूसरा वर्ड है हमारा क्रिटिकल। जजमेंटल का मतलब है जब हम किसी चीज को लेके अपनी धारणा बनाते हैं, ओपिनियन बनाते हैं। और क्रिटिकल का मतलब है जहां पर मैं किसी चीज की गलती निकालने की कोशिश कर रहा हूं, क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। क्रिटिकल का दूसरा मतलब भी होता है जहां पे हम बोलते हैं बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्रिटिकल मैटर। और अगर हम क्रिटिकल को तीसरे सेंस में देखें तो क्रिटिकल का तीसरा सेंस भी आपको मिल जाएगा जहां पे वो बोलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेंसिटिव, इंपॉर्टेंट, इसके आसपास के मीनिंग हो गए। लेकिन यहां पे क्रिटिकल का जो मतलब लेके चल रहा है वो लेके चल रहा है कौन सा? हमें इसकी कमियां निकालना, ये वाला भाव। तो कहानी में हम कमियां नहीं निकाल रहे, इसलिए हटा दीजिए। विडंबना, ये वाला भाव भी नहीं है। अब बचे दो, जजमेंटल और। हम किसी चीज को लेकर अपनी ओपिनियन नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि स्टील का प्रयोग किस किस जगह हो रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है।
इंफॉर्मेशन दी जा रही है इसके बारे में, इसलिए आंसर अच्छा कौन सा, इंफॉर्मेटिव ना कि जजमेंटल। चलिए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कह रहा है भाई कहानी का जो टाइटल है वो क्या बनाएंगे। तो देखिए, अगर हम कहानी का टाइटल समझें तो कोई ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए इस केस में, क्योंकि बात तो सिर्फ किसके रेफरेंस में हो रही है, स्टील के इंडस्ट्री के रेफरेंस में ही हो रही है। मिनरल ओर्स के बारे में सिर्फ उसने एक बात कही कि उसको हम इस्तेमाल करते हैं और अलॉयज के साथ मिला के हम तैयार कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया कि हम चीजों को बनाते कैसे हैं, इंडस्ट्री में चीजें बनाई कैसे जाती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में बात कहानी में नहीं करी गई। रिसोर्सेज ऑफ स्टील, स्टील कहाँ कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इनके रिसोर्सेज क्या है, इसके बारे में बात नहीं करी गई, इसलिए आंसर सबसे अच्छा कौन सा, स्टील इंडस्ट्री। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। कह रहा है जो कहानी है, ये जो पैसेज है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, सीक्वेंशियल, कॉज एंड इफेक्ट, क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्टिव। अगर देखिए सीक्वेंशियल का मतलब समझें तो सीक्वेंशियल का मतलब है ऐसी कंडीशन जिसमें हम बोलेंगे आप एक पर्टिकुलर टाइम को फॉलो करते हुए बात कर रहे हो, ऑर्डर एंड टाइम, सीक्वेंस। सीक्वेंशियल का मतलब सीक्वेंस दिखाना चाह रहा है, तो किसी चीज क्रम की बात करना चाह रहा है, तो क्रम की बात तो उसने कहानी में करी नहीं है, ठीक। फिर उसने बोला कॉज एंड इफेक्ट, कॉज मतलब कारण है और इफेक्ट मतलब किसी कारण के चलते उसका परिणाम क्या देखने को मिला, उसका इफेक्ट क्या मिला, उसका प्रभाव क्या मिला, ये भी कहानी में नहीं दिया गया। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब हम हिस्से बनाते हैं, हम कैटेगरीज क्रिएट कर देते हैं, अलग अलग प्रकार की हम कैटेगरीज बनाते हैं, तो ये भी उसने नहीं देना चाहा। तो उसने जो आंसर दिया है वो कहीं ना कहीं हमें किस प्रकार का बनाना चाहा, डिस्क्रिप्टिव देना चाहा, जहां उसने बोला कि भाई देखो ये स्टील है, स्टील इंडस्ट्री है और स्टील इंडस्ट्री का इस्तेमाल हम इस चीज के लिए कर रहे होते हैं। चलिए फिर अगली कहानी पे चलते हैं। अगली कहानी बड़ी सिंपल सी थी, इंटरेस्टिंग कहानी थी, एक चिड़िया को लेकर है और इस चिड़िया का नाम है सफायर विंग्ड वॉर्बलर। सफायर विंग्ड वॉर्बलर है और वो कह रहा है द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू बर्ड स्पीशीज हैज स्पार्क्ड एक्साइटमेंट अमंग ornithologists and bird enthusiasts worldwide. The discovery of new bird species, उसने बोला एक नई प्रजाति, स्पीशीज प्रजाति है का क्या हुआ, खोज हुआ। Has sparked excitement, हर किसी को इस बात को लेकर उत्साह आ गया है, हर कोई बहुत उत्साहित है इस बात को लेते हुए। Among स्पेशली कौन, ऑर्निथोलॉजिस्ट्स। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो चिड़िया के बारे में अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं। और एंड बर्ड एंथुजियास्ट, एंथुजियास्ट मतलब उत्सुकता से भरे हुए जो लोग होते हैं उनकी बात कर रहा है। दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड का मतलब दुनिया भर। द बर्ड नेम्ड द सफायर विंग्ड वॉर्बलर डिस्कवर्ड इन ए रिमोट ट्रॉपिकल आइलैंड, उसकी खोज हुई, और खोज कहां हुई, किसी दूर दराज वाले ट्रॉपिकल आइलैंड्स में, रेन फॉरेस्ट के। रिमोट का मतलब यहाँ पे दूर दराज का इलाका है, जो लोगों से ज्यादा भरा हुआ नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत दूर रहता, मतलब बहुत ही अलग थलग पड़ा हुआ है वो चीज। इज ए यूनिक बर्ड विद वाइब्रेंट ब्लू फेदर्स, बहुत ही दुर्लभ चिड़िया है, विद वाइब्रेंट ब्लू फेदर्स। वाइब्रेंट का मतलब हो गया बहुत ही चमकदार, उसके नीले पंख है। एंड ए डिस्टिंक्टिव मेलोडिक सॉन्ग, और बहुत ही यूनिक, डिस्टिंक्ट है, बहुत ही अलग दिखती है। क्या चीज दिखती है बहुत अलग, उसकी आवाज। आवाज कैसी है, बहुत ही सुरीली है, मेलोडिक, बहुत ही मीठी, कानों को सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मेलीफ्लुअस है। बर्ड वॉचर्स एंड नेचर एंथुजियास्ट्स हैव बीन फ्लॉकिंग टू द आइलैंड इन होप्स ऑफ कैचिंग अ ग्लिम्स। और कह रहा है बहुत सारे जो एंथुजियास्ट है चिड़िया को लेकर, या नेचर एंथुजियास्ट और बर्ड वॉचर्स हैव बीन फ्लॉकिंग, झुंड के झुंड आ रहे हैं, फ्लॉक का मतलब झुंड है, झुंड के झुंड आ रहे हैं आइलैंड के ऊपर, किस चीज में, इस आशा में कि वो एक झलक, ग्लिम्स का मतलब क्या है, एक झलक देख पाए, किसकी, उस चिड़िया की। एंड कैप्टिवेटिंग क्रीचर, ऐसी चिड़िया की जो बहुत ही यूनिक है और हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो इल्यूसिव, समथिंग विच इज वेरी यूनिक इन नेचर, बहुत ही दुर्लभ। और कैप्टिवेटिंग मतलब हर किसी को अपना एकदम एंटाइस कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर देती है। कैप्टिवेटिंग क्रीचर, प्राणी।
The discovery of the sapphire-winged warbler highlights the importance of preserving and protecting habitats. Habitats मतलब वो जगह जहाँ पे जानवर और पक्षी वगैरह रहते हैं। तो कह रहा है इसकी खोज ने इस बात को बहुत ही प्रमुखता से रखा है कि हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए किसको? प्राकृतिक हैबिटेट्स को, ऐसी चिड़ियाओं के लिए, ऐसे पक्षियों के लिए, ऐसे जानवरों के लिए। Amidst the excitement surrounding the discovery of the sapphire-winged warbler, researchers have embarked on a mission to uncover the bird's migratory patterns. तो कह रहा है जब से ये मिला है तब से जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यात्रा शुरू करी है। एम्बार्क ऑन का मतलब है किसी यात्रा की शुरुआत करना। और वो कौन सी जर्नी शुरू करी है उन्होंने? मिशन क्या है उनका जिसको शुरुआत किया उन्होंने? टू अनकवर द बर्ड्स माइग्रेटरी पैटर्न। किसको अनकवर करना? पता लगाना कि ये जो चिड़िया है ये पलायन करती है। माइग्रेट करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना। ये पलायन करती है और किस तरह से ये पलायन करती है इसको लेकर वो अध्ययन करना चाहते हैं। इसकी यात्रा उन्होंने शुरू करी है। इक्विप्ड विद सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस, और इसके लिए वो पूरी तरह से लैस है, पूरी तरह से उनके पास सारे औजार हैं, पूरे मशीनरी अवेलेबल है, सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं। दे एम टू ट्रेस द रिमार्केबल जर्नी ऑफ दिस स्पीसीज अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस, और वो चाहते हैं पता लगाना कि ये कहां कहां ट्रैवल करती है जब ये माइग्रेट कर रही हो। बाय अनरावल का मतलब है खुलासा करना, कोई चीज छुपी हुई है उसका खुलासा किया जा रहा है। बाय अनरावलिंग इट्स माइग्रेटरी रूट्स, और वो पता लगाना चाहता है, खुलासा करना चाहता है इसके माइग्रेट करने के, यात्रा करने के रास्ते का। एंड स्टॉप ओवर लोकेशंस, कहां कहां रुकती हैं। साइंटिस्ट होप टू गेन इनसाइट इनटू द challenges the sapphire-winged warbler faces during its arduous travel, और चाहते हैं पता लगाना कि जब ये यात्रा करती है, माइग्रेट करती है एक जगह दूसरी जगह, तो इसको किस किस चुनौती का सामना करना पड़ता है। और चुनौती का सेंस दे रहा है यहां से आर्डुअस का मतलब होता है मुश्किल, आर्डुअस का मतलब मुश्किल है। तो किन किन मुश्किलों का वो सामना करती है जब वो यात्रा करती है, इसको वो पता लगाना चाहते हैं सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस की मदद से। The local community on the tropical island has embraced the newfound avian resident, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो आइलैंड के रहने वाले जो मूल निवासी हैं, उस ट्रॉपिकल आइलैंड के रहने वाले जो मूल निवासी हैं, उन्होंने इस प्राणी को एम्ब्रेस किया। एम्ब्रेस करने का मतलब होता है स्वीकारना, गले लगाना, अपने ही परिवार का एक हिस्सा मान लिया उन्होंने अब इसको। The new found avian, एवियन का मतलब चिड़िया के सेंस में है, क्योंकि एवियन का सेंस उड़ने का भाव होता है। एवियन रेजिडेंट मतलब वो बात कर रहा है ब्लू सफायर की। विद ग्रेट एंथुजियाज्म, बड़े खुशी खुशी उन्होंने उसे अपने ही परिवार का हिस्सा मान लिया, अपने गले लगा लिया है। एफर्ट्स आर अंडरवे टू रेज अवेयरनेस, और पूरा प्रयास किया जा रहा है अवेयरनेस क्रिएट करने का अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, किसी चीज को संभाल के बचा के रखने की। एंड टू क्रिएट प्रोटेक्टेड एरियाज, और ये ऐसे एरियाज बनाने की जहां पर हम चीजों को क्या कर सकें, इन प्राणियों को बड़े ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। दैट एंश्योर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एक्सक्विजिट स्पीशीज, जिसकी वजह से ये यूनिक स्पीशीज जो है उसका अस्तित्व भी बना रहे, उसका अस्तित्व खत्म ना हो। ये है कहानी हमारी। चलिए आइए अब कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, बड़ा सिंपल हो गया। बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी मेड। तो देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को अगर करना है तो सबसे पहले हमें वर्ड समझ में आना चाहिए इन्फ्रेंस, कि इन्फ्रेंस का मतलब क्या है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कहानी को पढ़ने के बाद आपने उससे क्या अर्थ निकाला। चलो और सिंपल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर क्लास में छाता लेके आऊं, और मैं जब छाता लेके क्लास में आऊं तो सबसे पहले अगर कोई मुझसे पूछे कि सर अरे सर आप छाता लेके आए हो, बाहर बारिश हो रही है क्या, ये हो गया अजम्पशन। क्यों हो गया अजम्पशन? क्योंकि देखिए छाता तो अगर मैं क्लास में लाया हूं तो हो सकता है बाहर धूप भी हो, छाता तब भी काम करेगा।
क्या पता मेरे पैर में चोट लगी है और मैं चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो मैंने छाता को इस्तेमाल कर लिया डंडी की तरह। लेकिन अगर मैं बोलता कि देखो अखबार में खबर थी कि भाई बारिश होगी, येलो अलर्ट है, और इसीलिए मेरे परिवार ने मुझसे कहा कि तुम जा रहे हो तो छाता लेके जाओ, तो इसका मतलब इससे मैं इन्फ्रेंस ये निकाल सकता हूं कि बारिश होगी, ऐसा सिद्ध बोल सकते हैं आप। तो इन्फ्रेंस मतलब कहानी पढ़ के हमें क्या इसके पीछे का अर्थ निकला। तो आइए पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सोलली फोकस्ड। देखो उसने क्या बोल दिया, सोलली फोकस्ड। कंजर्वेशन का मतलब था, हमने कहा बचाएंगे, और हमारा जो बचाने का प्रयास है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर केंद्रित है, इस पक्षी को बचाने के लिए। तो उसने बोला नहीं, ये तो नहीं कहा। उसने बोला हमें ऐसे एक्सक्विजिट प्राणियों को बचाने के लिए कुछ काम करना चाहिए और इस पे फोकस करना चाहिए। तो यहां पे उसने एक गलती कर दी, सोलली फोकस नहीं होना। सोल का मतलब है सिंगल, एक, हमारा एकमात्र लक्ष्य सिर्फ ये है। उसने बोला नहीं, हमारा ये एकमात्र लक्ष्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं दिखेगा। चलिए आइए चौथा ऑप्शन देखते हैं। चलिए आइए चौथा ऑप्शन, इस पे आ रहा हूं। द साइंटिफिक कम्युनिटी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडिंग एवियन स्पीशीज। कहानी में ऐसा बोला ही नहीं गया कि वो अपना रुचि खो चुके हैं, बल्कि वो तो बहुत ही उत्साह के साथ इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये भी हटा दीजिए। अब बचे दो ऑप्शन। द सफायर विंग्ड वॉबलर इज एन अग्रेसिव एंड टेरिटोरियल बर्ड। ये बहुत ही अग्रेसिव चिड़िया है, यानी कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाती है, इट बिकम्स एंग्री वेरी इजीली, बहुत ज्यादा हमला कर देती है एकदम से। ऐसा सेंस नहीं कहा उसने कहानी में कहीं पर भी। तो ये भी हटा दीजिए। तो बचा कौन, सेकंड। आंसर हमारा बन गया सेकंड। एलिमिनेट कीजिए। आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर समझ में आएगा, दिखेगा आंसर आपको ऑटोमेटिकली। क्रॉस चेक करने का तरीका सबसे अच्छा यही है। कहानी समझिए, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, आपका आंसर हमेशा सही निकल के आएगा। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। कहानी के लिए सबसे उपयुक्त टाइटल क्या हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। चलो आओ। द क्यूरियस बिहेवियर ऑफ बर्ड्स इन रिमोट आइलैंड्स। दुर्लभ जो आइलैंड, जो दूर दराज के इलाके हैं, दूर दराज के आइलैंड्स हैं, उनमें कैसा व्यवहार, उत्सुकता वाला व्यवहार जानवर, पक्षियों का, जानवरों का, तो इसमें कहानी में नहीं कहा गया है, तो इसको हटा दीजिए। द यूनिक फीचर्स ऑफ द सफायर विंग वॉबलर, एक ऑप्शन रख सकते हैं। चलिए इसको रखते हैं अभी। द माइग्रेटरी जर्नी ऑफ द सफायर विंग्ड वॉबलर और कंजर्वेशन एफर्ट्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। अब उसने बोला कंजर्वेशन एफर्ट्स तो ठीक है, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की स्पेसिफिक सेंस में काम नहीं दिखता है मेरे को, और कंजर्वेशन एफर्ट्स को लेकर कोई विस्तार से बात कही नहीं गई है। उन्होंने बोला कंजर्वेशन हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने तरीके से, कैसे हो, उसके बारे में कहानी में कोई इन्फ्रेंस नहीं दी, कोई बात नहीं करी गई। तो ये हटा दीजिए। तो ये दो ऑप्शन बचते हैं, द यूनिक फीचर्स ऑफ द सफायर विंग्ड वॉबलर और द माइग्रेटरी जर्नी ऑफ द सफायर विंग्ड वॉबलर। अब देखिए, कहानी में उसने ये जरूर बोला कि जो चिड़िया है वो बहुत ही दुर्लभ है, उसकी क्वालिटी है, बहुत ही मीठा गाती है, सिर्फ इतनी बात। लेकिन पूरी कहानी के अंदर जो उसने बोला एंथुजियास्ट क्या चाहते हैं, माइग्रेटरी पैटर्न को पता लगाना, ये पता लगाना डिवाइसेस के माध्यम से कि वो कहाँ कहाँ जाती है, किन किन मुश्किलों का सामना करती है जब वो ट्रैवल कर रही होती है, कहाँ कहाँ वो रुकती है, ताकि उन्हें पता लग सके कि इस चिड़िया के आने और जाने की जो माध्यम है, जो रास्ता है वो क्या है। तो कहीं ना कहीं जो कहानी है वो ज्यादातर जुड़ी हुई है किस चीज से, द माइग्रेटरी जर्नी ऑफ द सफायर विंग्ड वॉबलर। तो मेरे हिसाब से मैं जाना चाहूंगा तीसरे ऑप्शन के साथ, और चौथे ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाहूंगा। मेरा ये आंसर है। ठीक, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which statement best reflects the fact mentioned in the given passage? कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो फैक्ट मेंशनड, जो ऐसा तथ्य है जो कहानी में हमें बताया गया है। ठीक, ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते हैं। कहानी हम समझ चुके हैं। स्कूल्स ऑन द आइलैंड आर ऑर्गेनाइज एनुअल बर्ड वॉचिंग कॉम्पिटिशंस। तो ये तो होता ही नहीं भाई, ऐसा तो कहानी में कहा ही नहीं है। मतलब कहानी में स्कूल के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी गई, तो इसको हटा दीजिए। द सफायर विंग्ड वॉबलर इज द ओनली बर्ड स्पीशीज ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड। कि सफायर बर्ड विंग जो है वो वही केवल एक ऐसी प्रजाति है चिड़िया की है जो उस ट्रॉपिकल आइलैंड पे है, ये भी नहीं था ऐसा। द सफायर विंग्ड वॉबलर इज द लार्जेस्ट बर्ड स्पीशीज इन द एवियन किंगडम और रिसर्चर्स आर यूजिंग सैटेलाइट। तो देखिए भाई, ये उड़ने वाले पक्षियों की
सबसे बड़ी चिड़िया नहीं है, कहानी में ऐसा नहीं बताया गया, तो बचा कौन? तीसरा, रिसर्चर्स आर यूजिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस टू स्टडी द बर्ड्स माइग्रेटरी पैटर्न। स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट, ऐसा फैक्ट जो मेंशन किया गया है पैसेज में, कहानी में इसके बारे में बताया गया था, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? तीसरा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टेयर फ्रॉम द पैसेज। अब आते हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो देखिए स्टेयर करने का मतलब है देखना, कहानी के हिसाब से। अब स्टेयर का वैसे तो देखना होता है, लेकिन कहानी के हिसाब से अगर सोचे तो कह रहा है चिड़िया की एक झलक दिख जाए, तो एक झलक वाला सेंस कौन बन गया? ग्लिम्स। आर्डुअस, आपको बताया था मैंने क्या कहा था? मुश्किल। एक्साइटमेंट में भाव था उत्सुकता का। वाइब्रेंट में सेंस, वाइब्रेंसी में सेंस किसका है? एनर्जी का, उत्साह, एनर्जी। वाइब्रेंट कलर्स, नीला कलर बहुत ही एकदम चमक रहा है, तो बहुत चमकीला, भड़कीला, वाइब्रेंट है, ऐसा बोल रहा है। तो इसलिए 3 ऑप्शन हट गए, बचा कौन? ग्लिम्स। ये आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए एक और कहानी थी इसमें, इसको भी देख लेते हैं। ये कहानी थी अंगूर को लेके, और अंगूर का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है इसको लेकर कहानी बताई गई है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। ऑन वुडी प्लांट्स known as vines, luscious, smooth-skinned berries called grapes grow in dense clusters. वुडी प्लांट्स हैं, वाइन्स होती हैं, बड़ी उनकी बेल होती हैं। लूशियस, स्मूथ स्किन्ड, बहुत ही स्किन कैसी होती है? बहुत सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट सी होती है, स्मूथ होती है, उसमें कोई किसी प्रकार का खुरदुरापन नहीं होता, रफ नेचर नहीं होता स्किन का। बेरीज कॉल्ड ग्रेप्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? अंगूर कहा जाता है। ग्रो इन डेंस क्लस्टर, डेंस का मतलब है घना, क्लस्टर का मतलब है झुंड। तो जब आपने अंगूर की बेल देखी होगी तो हमने देखा होगा ऐसे गुच्छे लगे होते हैं ना, वो गुच्छों के तरह बोल रहा है इस चीज को। इन पर्टिकुलर ग्रेप्स आर ग्रोन इन फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, चिली, रोमानिया, जॉर्जिया, साउथ अफ्रीका एंड कैलिफोर्निया। कह रहा है इन जगहों पे ये दिखते हैं, मतलब उगते हैं। ऑल ऑफ विच हैव वार्म समर्स, और यहाँ का जो मौसम है कैसा होता है? गर्मियाँ होती हैं। एंड मॉडरेट विंटर, और सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ती है, मॉडरेट होती है, संतुलित रहती है, न ज़्यादा तेज, न ज़्यादा गर्म। टेबल ग्रेप्स आर लार्जर एंड स्वीटर ग्रेप्स, जो टेबल ग्रेप्स हैं वो ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं और मीठे होते हैं। दैट आर इंटेंडेड फॉर फ्रेश कंजम्पशन, जिनका उपयोग तब किया जाता है जब आप उसको तुरंत खाना चाहते हैं, तुरंत उसको यूज करना चाहते हैं, संभाल के नहीं रखना चाहेंगे उसको हम। टू क्रिएट वाइन, किस लिए होता है? वाइन बनाने के लिए होता है। 80% ऑफ द ग्रेप्स आर क्रश्ड, उन्हें कुचल दिया जाता है, क्रश मतलब निचोड़ दिया जाता है ताकि उसका रस सारा निकल जाए। दी फर्मेंटेशन प्रोसेस टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन, और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जब उनको एक डब्बे में सड़ाया जाता है कुछ समय तक, बैक्टीरिया वगैरह उनको सब सड़ा देते हैं, तो वो किस में तब्दील होता है? वाइन में तब्दील हो जाता है। टू मेक रेजन्स, किशमिश, ग्रेप्स मस्ट ऑल्सो बी ड्राइड, किशमिश बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अंगूर को सुखाना पड़ता है। ग्रेप्स राइपन इन द एरिया ऑफ कैलिफोर्निया इन अगस्त, जो अंगूर हैं वो पक जाते हैं, राइपन का मतलब पकना है, इन द एरिया ऑफ कैलिफोर्निया इन अगस्त, अगस्त के महीने में कैलिफोर्निया जगह के अंदर वो पककर तैयार हो जाते हैं। They are cut from the vines and left on trays to dry for 2 or 3 weeks. उन्हें उनकी बेल से काट दिया जाता है और ट्रे पे छोड़ देते हैं, ट्रे मतलब बड़ा सा एक प्लेट समझ लीजिए। टू ड्राई फॉर 2 or 3 weeks, 2-3 हफ्ते के लिए उनको वहीं छोड़कर सूखने के लिए रख दिया जाता है। सो टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू रेजन्स, ताकि वो किस में तब्दील हो जाए? एक तरीके से किशमिश में तब्दील हो जाए। दे आर फर्दर कुक्ड, और उनको आगे पकाया जाता है। एंड स्टेप्ड इन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स, और एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के हिसाब से उसको तैयार किया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, अध्ययन के अनुसार 1 acre ऑफ ग्रेप्स, 1 एकड़ के क्षेत्र में ग्रेप्स कैन मेक रफली 15,000 ग्लासेस ऑफ वाइन। 1 एकड़ से जो निकला हुआ उपज है उससे आप लगभग 15,000 ग्लास वाइन की तैयार कर सकते हैं ऑन एन एवरेज। ग्रेप्स ऑफ द थॉमसन, फ्लेम, रूबी, पेर्लेट एंड टोके वैरायटीज आर पॉपुलर, ये इनकी प्रजातियां हैं जो बहुत ही मशहूर हैं। ये कहानी है हमारी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, कि भैया टाइटल सबसे उपयुक्त क्या होगा इस कहानी के
लिए। तो पहला है वाइन मेकिंग, कि आपको वाइन बनाने की प्रक्रिया बता रहा है कि वाइन कैसे बनती है, नहीं बताया, हटा दो यार। वैरायटीज ऑफ ग्रेप्स, ठीक है उसने वैरायटी ऑफ ग्रेप्स तो बात करी है, इसको रख लेते हैं। ग्रेप्स एंड वर्ल्ड, ग्रेप्स एंड वर्ल्ड के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ग्रेप्स की बात तो है, पर विश्व के रेफरेंस में कहानी के संदर्भ से दिखती नहीं कोई इंफॉर्मेशन, तो मैं इसको साथ नहीं जाना चाहूंगा। अब 2 और 3 ये 2 ऑप्शन रख सकते हैं हम, और वैरायटीज ऑफ ग्रेप्स और ग्रेप्स एंड इट्स यूज। तो अगर लॉजिकली सोचे तो सेंटेंस में उसने किसकी बात करी कि ग्रेप को सुखाइए, और ग्रेप्स से क्या बनता है, उसने बोला भाई आप चाहे तो रेजन्स बना सकते हैं और आप बना सकते हैं उससे वाइन, और अगर वाइन बनाने हैं तो उसको ग्रेप्स का इस्तेमाल करते हुए 1 एकड़ से आप लगभग 15,000 ग्लास वाइन के बना सकते हैं। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कहीं ना कहीं ग्रेप्स एंड इट्स यूजेस के रेफर में ज्यादा दिखता है, नॉट इन वैरायटीज ऑफ ग्रेप्स, क्योंकि उसने केवल एक लाइन दी उसने वैरायटी ऑफ ग्रेप्स लास्ट पे लेके, इस प्रकार की ग्रेप्स दिखते हैं, उसके बारे में उसने और कोई विस्तार नहीं दिया। कहानी में ज्यादातर बात किसके बारे में हुई, ग्रेप के बारे में और उसके यूज के बारे में। इन विच रीजन डू ग्रेप्स राइपन इन ऑगस्ट, कौन से क्षेत्र में ग्रेप्स अगस्त के महीने में राइपन होते हैं। ये तो सीधी सीधी स्टेटमेंट लिखी है कहानी में, यहां लिखी हुई उसने, द ग्रेप्स राइपन इन द एरिया ऑफ कैलिफोर्निया इन अगस्त, है ना। तो ये सीधा सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा भाई, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। तो आंसर हमारा क्या बन गया, कैलिफोर्निया। बाकी हमें ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। Based on your reading of the passage, select the most appropriate word which best describes Lucius. ये जो वर्ड लूशियस है, ये कहानी में जो दिया गया है वो यहां दिया गया है, देखिए। On woody plants known as vines, Lucius smooth skinned berries called grapes grow in dense clusters. तो देखिए अब कहीं ना कहीं इतना हमें पता है कि OUS पे खत्म हो रहा है, तो ये अंग्रेजी भाषा में एक विशेषण का भाव है, और ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, ग्रेप्स को, है ना। अब ग्रेप्स को डिस्क्राइब कर रहा है और कह रहा है भाई स्किन कैसी है, स्मूथ होती है, लताओं में होता है, वाइन्स में होता है, और ग्रेप्स है कैसे, लूशियस है। सिंपल भाषा में लूशियस का जुड़ा हुआ सेंस किस चीज से है, स्वादिष्ट, डिलिशियस, डिलिशियस का सेंस कह रहा है। यानी अगर मैं ऑप्शन देखूं तो हमारे पास लार्ज, स्मूथ, सॉफ्ट और ज्यूसी है। तो एलिमिनेट करके देखते हैं कि हमारे आंसर क्या बन सकते हैं। तो लूशियस में लार्ज का सेंस तो है नहीं, विशाल का है, विशाल का वाला भाव नहीं दिया। स्मूथ का मतलब उसने बोला था जहां पर कोई खुरदरापन नहीं है। सॉफ्ट और जूसी, सॉफ्ट का मतलब होता है बहुत ही नरम, मुलायम। जूसी, डिलिशियस सिनोनिम की तरह काम कर सकते हैं। जूसी में वैसे सेंस किस चीज का होता है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में, बहुत ही प्रचुर मात्रा में क्या है, रस का आप स्वाद ले सकते हैं, तो वो जूसी चीज होगी। तो इसलिए लूशियस का जो सबसे अच्छा यहां पर हमें वर्ड दिखता है जो उसके आसपास काम कर सकता है, जिसको डिस्क्राइब कर सकता है, वो कौन है, वो है जूसी। What does the fermentation process do? फर्मेंटेशन के प्रोसेस से क्या होता है। अब देखिए हमने इस कहानी में लिखा था, मतलब पढ़ा था हमने कि भाई फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन, और टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन, टर्न्स ग्रेप्स इनटू रेजन्स, वो सुखाने से बनता था। मेक्स ग्रेप्स लार्जर, नहीं। क्रशेस द ग्रेप्स, नहीं। ग्रेप्स को क्रश करने पर हम उसके बाद उसको वाइन में तब्दील कर सकते हैं। तो व्हाट डज द फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या होता है, हम इसको वाइन में तब्दील कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट समझ में आया होगा, और इस तरह हम आपके सामने बार बार पेपर लेकर आएंगे और आपके लिए एनालिसिस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।